नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कांत एजुकेशन में। और आज देखिए जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के तहत जो है कुछ बच्चों ने कहा सर हिंदी का भी आप प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। तो उसी क्रम में अगर आप कल देखेंगे तो कल आपका मैंने भारत की नदियाँ पढ़ा दिया था और जो आपका प्रैक्टिस सेट 6 तक हमने कंप्लीट कराया है जिसमें सारे आपके क्वेश्चन हैं। उस प्रैक्टिस सेट को आपका जो कल से स्टार्ट होगा उसमें रहेगा पहले एक हिंदी का, आपको डेली एक हिंदी का और डेली एक आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। 55 क्वेश्चन आपके जो हैं लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आपके जीएस के प्रैक्टिस सेट के हो जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपका जो जूनियर सेशन में हिंदी का आता है उन 30 क्वेश्चंस के लिए आपका ये जो सीरीज है ये डेली आपको मिलता रहेगा। इसी क्रम में आज हिंदी का हम पहला जो है ये सीरीज लेकर आ रहे हैं और ये पहला सीरीज जो आपको सॉल्व कराया जा रहा है, यह सभी लोग आज थोड़ा सा मोबाइल मेरे पास नहीं है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल सभी लोग जितने भी लोग आए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उससे ज़रूर जुड़िएगा। इसी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो आपका हिंदी का सीरीज है इसको हम लेकर चलते हैं। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट का संपूर्ण हिंदी सीरीज है आपका। इसी क्रम में तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दिखता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद के थे। जयशंकर प्रसाद किस बात के? छायावाद के एक आधार स्तंभ के रूप में जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी पूछ रहा है तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है? कंकाल है, तितली है, इंद्रजाल। देखिए सब कुछ इसमें चार के चारों ऑप्शन किसके हैं? जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं। तो क्या कंकाल है, तितली है, इंद्रजाल है, ग्राम है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन होगी? देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर छापते रहेगा, मैं बाद में देख लूंगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। यह आपके SSSC के हर एग्जाम में लगभग पूछा हुआ है, यूपीपी में भी पूछा हुआ है। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपका ये जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होना है उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपके जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी हो जाएगी? ग्राम। चलिए अगला देखते हैं आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा? दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक दीर्घ स्वर नहीं है? अब स्वर की बात करते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर हैं 11। अब इन 11 में अगर हम बात करें तो 4 जो होते हैं ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन होते हैं? ह्रस्व। ह्रस्व स्वर को ही हम कौन स्वर कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और उसके बाद से दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 7, जिसको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है मूल दीर्घ, एक होता है मूल दीर्घ और दूसरा होता है आपका संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी, 7 में से 4 गया 3, तो मूल दीर्घ हो जाएगा 3। और ये ह्रस्व या मूल स्वर जिनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ये 4 होता है संख्या अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनमें 3 का प्रयोग ही ज्यादा होता है। मूल दीर्घ में देखेंगे तो और अ को मिला देते हैं तो आ बन जाता है, छोटी से छोटी को मिला देते हैं बड़ी बन जाता है, छोटा ऊ से छोटा ऊ मिला देंगे बड़ा ऊ, तो ये 3 हो जाता है। और संयुक्त स्वर में जब अ के साथ हम ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, अ के साथ ई को जोड़ेंगे तो ए बनता है, अ के साथ इसी ए को फिर से जोड़ते हैं तो ए बनता है, अ के साथ हम ऊ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ओ बनता है, और अ के साथ हम ओ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? औ बनता है। ये याद रखिएगा, ये 4 आपके क्या हैं? ये संयुक्त स्वर। अब इसमें से पूछ रहा है कौन एक दीर्घ स्वर नहीं? तो दीर्घ स्वर देखिए कौन है आपका? मूल दीर्घ। तो आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। अब अगर पूरा दीर्घ लिखेंगे तो अ मतलब आ आपका छोटी बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ। और इसमें पूछ रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ तो इसमें है ही है, बड़ी भी है, बड़ा ऊ भी है, छोटा ऊ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि यह आपका ह्रस्व स्वर या आपका क्या कहते हैं इसको? मूल स्वर है। यह ह्रस्व स्वर है, बाकी सब क्या है? दीर्घ स्वर है। तो इसका आंसर दूसरा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मोहन आम खाता है। मोहन क्या खाता है? आम खाता है। मोहन आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहां कर्ता स्वयं न कार्य कर दूसरे की प्रेरणा से कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब मोहन ने सुरेश से पत्र लिखवाया तो ये लिखवाया हो गया, ठीक है ना? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होगा नहीं। नाम धातु क्रिया, जिसमें आप देखते हैं संज्ञा या सरनाम से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उसको नाम धातु, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, ठीक है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जिस क्रिया में कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो एक सकर्मक हो जाएगा और एक अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया आप देखेंगे, सकर्मक क्रिया क्या होता है? किसका फोन है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में कर्म छिपा हुआ, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। अब ये पूछ रहा खाना, खाता है, तो देखिए खाना हो गया, पढ़ना हो गया, ये सकर्मक क्रिया होता है। और नाचना,
कूदना, दौड़ना, गिरना, सोना, फिसलना। अब देखिए अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती है, मैं लिख दे रहा हूं एक बार। अकर्मक अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होगी? नाचना, कूदना, दौड़ना, सोना, फिसलना, गिरना, तैरना, रोना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। और इसमें पूछ रहा था सकर्मक, तो अब नहीं, सकर्मक नहीं, पूछ रहा था कौन सी क्रिया है वाक्य में। तो राम आम खाता है, तो इसमें क्रिया कौन सी हो जाएगी? आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो ये आपका उसका एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैथिली बोली। आप कभी भी देखिएगा, आपका हिंदी में ये वीडियो मैंने आपको बहुत पहले ही आपको पढ़ाया हुआ है कि बोली उत्तर प्रदेश या हिंदी की उपभाषा और बोलियां, मैंने यह पूरा लेक्चर पढ़ाया, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। तो मैथिली बोली का प्रयोग होता है, मिथिलांचल में होता है मैथिली बोली का प्रयोग, जिसमें आपका राजस्थान में ये है नहीं, दिल्ली में इस तरह का भाषा का। अब राजस्थान में आपका क्या होता है? राजस्थान की बोलियों में देखेंगे आपका कौन हो जाएगा? तो आपका जयपुरी हो जाएगा, जिसको ढूंढाड़ी कहते हैं, मेवाती हो जाएगा, मारवाड़ी हो जाएगा और मालवी हो जाएगा। तो राजस्थान में है नहीं। बिहार, बिहार इसका राइट आंसर होगा, बिहार इसका राइट आंसर है, क्योंकि मिथिलांचल में अगर आप देखेंगे तो बिहार में आपका दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, ये सब जो एरिया हैं, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, ये सब आपके मिथिलांचल वाले एरिया हैं। और यहाँ पर देखेंगे आपका बिहार में ही आपका क्या होता है? मैथिली बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, मैं उसको देखता रहूंगा बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्च स्वर है? अब देखिए स्वर का विभाजन जब हुआ था, तो स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर जो होता है, अब इसको 3 पार्ट में बांटा गया। अब एक जिह्वा की स्थिति के अनुसार इसको बांटा गया है। जिह्वा की स्थिति कि किसको बोलने पर स्वर आगे आता है, किसको पीछे पर, कौन मध्य में रहता है। अग्र स्वर आता है आपका, इसका विभाजन कैसे? अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा आपका आएगा पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन आता है? अग्र स्वर में कौन आता है आपका? तो छोटी, बड़ी, ए और ए, ये अग्र स्वर में। मध्य स्वर में सिर्फ आता है एक, बाकी जो बच जाएगा वो पश्च स्वर में आ जाएगा। और पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक पश्च स्वर है? तो देखिए छोटी ई आपका ये है नहीं, क्योंकि ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका अग्र हो जाएगा। छोटा ऊ और ओ ये भी दिया है और अ भी दिया है, ये मध्य स्वर हो जाएगा। तो ये तो आपका मध्य स्वर है। और अगर हम इसको देखें, ये दोनों आंसर हो जाएगा, लेकिन तब इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होगा, तब इसकी जगह हम ए कर देते हैं। अब यहाँ पर आंसर तब आपके हिसाब से कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, क्योंकि अगर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके आते हैं किस स्वर में? आपके आते हैं पश्च स्वर में। तो इसका आंसर तब दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है, इसका आंसर हो जाएगा तब ओ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है? निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी से क्वेश्चन जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तनी से प्रश्न तो आते ही आते हैं। वर्तनी, किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकर, कैलाश, दुरावस्था। तो देखिए दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। दुर्वस्था शब्द सही है, तो ये गलत हो जाएगा। कैलाश आपका ऐसे लिखते हैं, वर्तनी में इसकी शुद्ध है, दोनों वर्तनी, ये भी गलत हो गया। प्रत्युपकर नहीं होता है, बल्कि यह प्रतिधन उपकार से बनता है, प्रत्युपकार, तो ये सही होगा और ये भी गलत हो गया। लेकिन ये संन्यास जो है ये सही है। तो राइट आंसर आपका वर्तनी में कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? संन्यास की। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? खंडहर। खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द पूछा है कि खंडहर देखते हैं जो भवन या भग्नावशेष होते हैं उन्हीं को हम खंडहर कहते हैं। मतलब किसी समय अगर बहुत बढ़िया बिल्डिंग रहा हो और इस समय सिर्फ उस भवन का थोड़ा सा अवशेष बचा हो तो उसको हम खंडहर कहते हैं। तो खंडहर क्या होता है? खंडहर का तत्सम शब्द खंडघर होगा, खंडगृह होगा, खंडहर होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए तत्सम और तद्भव का मैंने वीडियो आपको बताया है, मैंने तत्सम तद्भव आपके सारे ट्रिक बताए हैं तत्सम तद्भव कैसे होगा। देखिए यहाँ री की मात्रा लगी हुई है इसलिए क्या हो जाएगा आपका? तत्सम हो जाएगा, बाकी कोई इसमें है नहीं। ये सेम खंडहर और खंडघर लिखा है तो ये होगा नहीं। खंडहर का तत्सम खंडहर और खंडघर नहीं होता है, गृह होता है, री की मात्रा उसमें। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? दूसरा। तो आपका आंसर कौन सही है? दूसरा, जिसको कहते हैं खंड गृह, और इनमें से कोई नहीं से कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, वाच्य के कितने प्रकार हैं, यानी वाच्य के भेद पूछ रहा है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। और वाच्य के ये तीनों भेद कौन कौन से होते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा कौन होता है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और तीसरा आपका होता है भाववाच्य। अब इसमें क्या होता है, वाच्य का मतलब वॉइस होता है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वाच्य का मतलब कहना भी होता है एक तरह से। अब यहां पर देखेंगे वाच्य के कितने भेद हैं। कर्तवाच्य में क्रिया क्या होती है, सकर्मक भी हो सकती है, कर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य में क्रिया क्या होती है, केवल सकर्मक होती है। और भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। अब इसमें देखेंगे कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बनती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, भाववाच्य में न कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार, क्रिया भाव के अनुसार होती है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन जिसमें 3 है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यह क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें देखिए वाक्य का चयन आप तब सही कर सकते हैं जब आपका ग्रामर एकदम स्ट्रांग हो, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक आपके संज्ञा के विकार में लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और निपात से क्वेश्चन आपके जब उसको मिला के क्वेश्चन, गुरु आ रहा है तो गुरु आ रहा है, ये आपका सही वर्तनी में कभी आपका होगा ना। गुरु आ ही रहे हैं तो गुरु आ ही रहे हैं, ये भी आपका नहीं होगा। गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, आ रहे हैं लिखा है, अगर यहाँ है रहता तो इसको शुद्ध कर देते थे, ये भी गलत हो गया। तो बचा तीसरा, गुरु आ रहे हैं। यह आपका सम्मानजनक बोध भी है कि गुरु आ रहे हैं, क्योंकि जो भी आपका देखेंगे आदर सूचक शब्दों के साथ चीजें बहुवचन में बदल जाती हैं। जैसे पिताजी आए, आइए बैठिए, क्या पिएंगे, आदमी एक ही है लेकिन आप उसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो रिस्पेक्ट में आता है। इसका लिए तीसरा आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राम पेड़ पर चढ़ता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम पेड़ पर चढ़ता है, उपयुक्त वाक्य में कारक की बात करता है। अब कारक देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की हो जाएगा, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे अजी ओहो, यह आपका कारक होता है। अब कारक में पूछ रहा पेड़ पर चढ़ता है, इसमें देखिए पर लग गया और में कामा पर, यह क्या होता है, यह अधिकरण में होता है। किस में होता है, अधिकरण में होता है। अब इसमें पेड़ पर चढ़ता है, संबोधन दिया है, कर्म दिया है, करण, करण नहीं, यहां तो अधिकरण होना चाहिए, करण दे दिया, अधिकरण, अधिकरण। अगर ये कहता मोहन पेड़ से गिरता है तो आपका अपादान हो जाएगा। और जब क्वेश्चन पूछ रहा अधिकरण नहीं होगा, ये अधिकरण होगा, ये अधिकरण है आपका, ये अधिकरण होगा। तो मोहन पेड़ पर चढ़ता उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये आपका कौन सा कारक होगा, अधिकरण होगा। इसका आंसर आपका अधिकरण है। कौन सा है, अधिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या, निम्न में से पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द का। अब देखिए संज्ञा के विकार में जेंडर का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता ही पूछता है। अब पुल्लिंग की बात पूछ रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, रात, बात, आशीर्वाद, मित्रता। तो देखिए मित्रता होती है, शत्रुता भी होती है। भाववाचक संज्ञाएं मैक्सिमम का स्त्रीलिंग में होती हैं। रात होती है, बात की जाती है, लेकिन आशीर्वाद दिया जाता है। तो आशीर्वाद दिया जाता है, तो इसमें आशीर्वाद क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। तो आशीर्वाद क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। बाकी मित्रता आपका यह भाववाचक संज्ञा है तो आपका स्त्रीलिंग होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिक्षक का बहुवचन। अब पूछ रहा है ये शिक्षक, शिक्षक का बहुवचन होगा तो क्या होगा, शिक्षक गण होगा, शिक्षकों होगा, शिक्षिका होगा, इनमें से कोई नहीं। इससे ज़्यादा आसान प्रश्न आपसे नहीं पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक गण। जब भी देखेंगे इस तरह से अधिकारी, अधिकारी गण, या आपका प्रश्न पूछता है एग्जाम में इस तरह से, तो ऐसे प्रश्न आपसे जब पूछते हैं तो शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा, शिक्षक गण हो जाएगा। अध्यापक रहता तो अध्यापक गण हो जाता, नेता रहता तो नेता गण हो जाता, ठीक है। तो शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होगा। यह आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैं आप ही चला था, मैं आप ही चला था, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। देखिए किसी वाक्य में संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति ना होने पाए, इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। जी इंग्लिश में इसी के लिए आप ही, शीट, इट, दे वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही चीज इंग्लिश में आता है तो मूल सर्वनाम आपके 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये मूल आपके 11 सर्वनाम है। और सर्वनाम के भेद अगर हम देखेंगे तो 6 हो जाएगा।
पुरुषवाचक सर्वनाम आपका पहला होता है जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं आपका, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये आपका प्रोनाउन पर्सनल हो जाएगा। उसके बाद से आपका निजवाचक जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का ही दूसरा नाम क्या होता है? आप। और यहाँ आप का मतलब जो आपका पुरुषवाचक में जो मध्यम पुरुष होता है जिसमें आप तू तुम आप का प्रयोग करते हैं, उस आप से इसका प्रयोग सर्वथा भिन्न होता है। उस आप का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए, लेकिन इस आप का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं। इस आप का मतलब स्वयं के लिए करते हैं, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है? यह वह का प्रयोग होता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ का प्रयोग होता है। और प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है? जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया था तो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आपका किस में आएगा? ये प्रश्नवाचक में आएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? निजवाचक, क्योंकि निजवाचक जो है आपका आप होता है और निजवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम ही आप है। इसी तरह आप देखेंगे आप भला तो जग भला, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आप भला तो जग भला, ये सब जैसे आप कभी कहते हैं कोई चीज आप देखे थे, ये अपने आप ही हो गया। अपने आप का मतलब स्वयं हो गया। मैं अपने कपड़े आप धुलता हूं, अगर मैं ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करूं तो यहाँ आप का मतलब स्वयं से होता, तो निजवाचक सर्वनाम में आएगा वो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? डैश 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 लिखा है, मतलब जिसकी विशेषता बताए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, अव्यय। अव्यय कभी नहीं होगा, क्योंकि अव्यय जो होता है संज्ञा के विकार के तहत, लिंग वचन कारक के तहत जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसको अव्यय कहते हैं, अव्यय होगा नहीं। क्रिया विशेषण भी आपका अव्यय का ही एक भेद होता है, जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जैसे मोहिनी धीरे धीरे लिखती है, राम धीरे धीरे खाता है, पंखा तेज तेज चल रहा है, तो ये आपका जिसमें आएगा क्रिया विशेषण में, ये भी नहीं हो जाएगा। प्रविशेषण क्या होता है? कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है, जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, ये उसकी विशेषता है, लेकिन मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो जाएगा, लेकिन विशेष से सही है। जैसे अगर आप कहा जाए, मैं लिख दूं यहां पर काली गाय, क्या लिख दूं मैं? काली गाय। तो अब इसमें काली गाय में क्या होगा? काली जो होगा कलर है, तो यह विशेषण हो जाएगा। और यह विशेषता किसकी है? यह गाय की विशेषता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला विशेष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक चीज और बता देना है, कितने जितने लोग इसमें लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं वो सारे लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ ईमानदारी जरूर बताइएगा, कि अगर आपके जितने क्वेश्चन सही हैं उसमें जरूर बताइएगा कि जो आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुल आपके 30 क्वेश्चंस हैं, और ये डेली आपको मिलेगा, ये डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। हिंदी आपका सेकंड में तैयार होता रहेगा और उधर मैं आपको जीएस तैयार करवाता रहूंगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कुल 5 तरीके से बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? ऐसे हम देखेंगे संज्ञा के ऐसे भेद जिनमें क्या आपका देखेंगे, जिसको ना मापा जा सके, ना जिसको तौला जा सके, ना जिसको गिना जा सके। इसमें भाव होता है जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कहते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनाई जाती है, जैसे मित्र से मित्रता बनाई जाएगी, शत्रु से शत्रुता। उसके बाद से क्या आपका वह सर्वनाम से ममता बना दिया जाएगा। क्रिया से पीटना से पिटाई बना जाएगा, कूटना से कुटाई बना दिया जाएगा। उसके बाद से आप क्या बना? अव्यय दूर से दूरी बना देंगे। ये आपका किससे बनता है? ये आपका विशेषण से ठंडा से ठंडी, अच्छा से अच्छाई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब पूछ रहा है कौन सा एक शब्द भाववाचक संज्ञा है? मोहन, मोहन व्यक्तिवाचक है तो ये होगा नहीं। होली, होली भी व्यक्तिवाचक है, भी नहीं होगा। शत्रु, शत्रु जातिवाचक है, भी नहीं होगा। लेकिन ममता लिखा है तो ये भाववाचक होगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ममता। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यदि वाचस्पति पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अब यहां पर सेंटेंस है कि एक लड़का है जिसका नाम वाचस्पति है, तो उसमें लिखा कि यदि वाचस्पति पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। इस वाक्य में कौन सा काल है? अब काल देखेंगे, काल अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, काल भी आपका वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। काल के कुल 3 भेद होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन सा है। आपका वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्यत काल है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा काल होगा, तो अभी पढ़ने में आपको बता दे रहा हूं। संदिग्ध भूतकाल होगा नहीं, संभाव्य भविष्य होगा नहीं, या होता हेतु हेतु मत भूतकाल।
सामान्य भूत भी नहीं होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, एक कारण होता है, एक क्या होता है, कारण होता है, और एक उसकी शर्त होती है। तो शर्त और कारण यदि पढ़ता, तो यदि पढ़ता का मतलब एक शर्त हो गया, यदि पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। तो जब इस तरह से आप देखेंगे किसी भी वाक्य में इस तरह का एक कारण और शर्त का बोध होता हो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा हुई होती तो फसल न सूखती, यदि रमा आती तो मैं भी आता, यदि मोहिनी खाना खाती तो रमा उसे पानी देती। ये सब किस में आ जाएगा? आपका हेतु हेतुमत भूतकाल में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बूंद बूंद, यहां पर लिखा है बूंद बूंद में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है? कौन सा क्रिया विशेषण है? तो बूंद बूंद की बात कर रहा है, रिपीट है, नाउन रिपीट है। बूंद बूंद लिखा है कि बूंद बूंद में कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक? रीतिवाचक नहीं होगा, क्योंकि रीतिवाचक में क्या होता है, मोहन अवश्य आएगा, तो अवश्य इसमें रीतिवाचक हो जाएगा, नहीं है। स्थानवाचक का मतलब होगा नहीं, क्योंकि इसमें स्थान का बोध है नहीं। कालवाचक का बोध है नहीं, क्योंकि इसमें समय का बोध नहीं दे रहा है। लेकिन परिमाण है कि बूंद बूंद, हम देखते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसका मतलब यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है आपका। तो राइट आंसर आपका परिमाणवाचक होगा। सभी बच्चों को पता होगा इसका आंसर डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। तो भाई ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विराम चिन्ह से प्रश्न तो पूछने ही पूछने हैं। क्वेश्चन क्या है, हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग ऐसे होता है आपका। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग आपका कामा है। अर्ध विराम, अर्ध विराम का साइन आपका ये है, और उप विराम का साइन ये है। अब इन चारों का प्रयोग मैं बता दे रहा हूं। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? जहां वाक्य में कहीं वाक्य का अंत करना हो या नया वाक्य आरंभ करना हो, उसके ठीक पहले जहां विराम अधिक समय के लिए होता है वहां पूर्ण विराम। अल्प विराम और अर्ध विराम का डिफिनीशन क्या होता है? अर्ध विराम का मतलब जहां वाक्य में ठहराव कम समय के लिए, यानी जहां वाक्य में ठहराव अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम होता है, उसको हम अर्ध विराम कहते हैं। जैसे मोहन आया, कपड़े बदले, गाड़ी उठाई और चला गया, तो इसमें आपका अर्ध विराम का प्रयोग होगा। आपका अल्प विराम का प्रयोग जिसको कामा कहते हैं, इसका हिंदी में प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर तो आपका अल्प विराम हो जाएगा। अल्प विराम में ठहराव सबसे कम समय के लिए होता है, और इसका प्रयोग हिंदी के विराम चिन्हों में सबसे उप विराम देखिए ऐसे विसर्ग की तरह लगा होता है। जैसे अगर आप देखें, सुरेश राणा ने एक लिखा था बिलीव, एक था उनका बिलीव, तो एक मुख्य शीर्षक हो जाता है, और उसी के साथ एक दूसरा शीर्षक कौन होता है? व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी, व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी। तो इसमें देखेंगे जैसे आप लिखते थे विज्ञान, विज्ञान के बाद से उप विराम देते हुए वरदान या अभिशाप, तो इसमें एक मुख्य शीर्षक होता है और उसका एक उप शीर्षक होता है, तो इसके लिए उप विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका आंसर आपका अल्प विराम होगा। तो हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? आपका अल्प विराम। मैंने बता दिया चारों आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, खिलाड़ी। खिलाड़ी में प्रत्यय है। प्रत्यय कभी भी पहचानना हो तो उसका मूल शब्द निकाल लेते हैं। प्रत्यय का मूल शब्द निकाल लेंगे, जो बचेगा वही प्रत्यय होगा। खिलाड़ी का मूल शब्द क्या है? खेल। और खेल धन आड़ी अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाता है? खिलाड़ी। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? आड़ी। तो इसमें ड़ी लिखा है, होगा नहीं, बड़ी छोटी होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया? दूसरा, खेल धन आड़ी बराबर खिलाड़ी। तो कभी भी इसी तरह से, जब भुलक्कड़ में भूल धन अक्कड़, पियक्कड़ में पी धन अक्कड़, ठीक है, भूलअव्वल भूल धन अव्वल, तो ये प्रत्यय आपको पता चल जाता है कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? उल्लास। उल्लास में कौन सा उपसर्ग होगा? तो पहले उल्लास को अगर हम संधि के नियम से तोड़ दें तो उत धन लास हो जाता है। उत धन लास, क्योंकि त के बाद ल आए चाहे ज आए, इसका परिवर्तन उसी में हो जाता है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा उल्लास। तो उल्लास में उपसर्ग कौन सा पूछा है? तो इसमें पहला लिखा उत, दूसरा लिखा उल, फिर उल और फिर उत लिखा है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं, ये वाला लगा देते हैं। इसीलिए ऐसे ऑप्शन आपके जो पेपर एग्जामिनर सेट करता है तो ऐसे प्रश्नों को पहले दे देता है। इस बात का आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, इसका आंसर उत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अन्वेषण में कौन सी संधि है? अब देखिए, संधि से क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा आजकल ऐसा संधि दे रहा है एग्जाम में जो थोड़ा सा जटिल हो, और ये नहीं पूछ रहा है इसका विच्छेद क्या होगा, अभी पूछ रहा है कौन सी संधि होगा। तो अन्वेषण की बात कर रहा है। अन्वेषण को अगर हम तोड़ें तो अन्वेषण में अनुधन एषण होगा। एषण,
अब ये बनता कैसा है, अब कैसे बनेगा देखेंगे। इसमें अ आपका टूटेगा नहीं क्योंकि सर है, और न पर आपका क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा है। ये किसका ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ का, और इसमें ऐषण लिखा है। तो एक नियम होता है आपका किस संधि में, किस संधि में, यण संधि में। य और व के पहले अगर आधा व्यंजन दिख जाता है तो हम वैसे ही जानते हैं कि वह यण संधि होगा। लेकिन यहां पर देखेंगे ऊ के साथ ए मिलता है तो ये वे बन जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा। अब जो बचा है, क्या बचा है, अ आधा न और यहां स। अब आपको पता चल गया ये कैसे बनता है। अब अन्वेषण में कौन सा है, तो इसमें ई के बाद अगर कुछ भी आता है तो य में परिवर्तित होता है, ऊ के बाद अगर कुछ भी आता है तो व में परिवर्तित होता है। बस ई और ऊ सेम सेम नहीं होना चाहिए, सेम सेम होगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो ये आपका यण संधि का नियम है, इसीलिए इसमें यण संधि होगा। यण स्वर संधि आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिदिन, प्रतिदिन, अब इसमें प्रति जो है पहले लग गया उपसर्ग, पहले उपसर्ग लग गया, याद रखिएगा। और यह अव्यय होता है, जब अव्यय किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसके समस्त पद को क्या बना देता है, अव्ययी बना देता है। समस्त पद को अव्ययी बना देगा, ये सोचिए सबसे इंपॉर्टेंट, समस्त पद को अव्ययी बना देगा। तो प्रति इसमें आपका क्या अव्यय है, और दिन का मतलब प्रत्येक दिन, दिन दिन, दिन दिन, प्रत्येक दिन, रोज रोज की बात कर रहा है। तो कौन सा समास होगा, न कर्मधारय होगा, न द्वंद्व, न बहुब्रीहि, ऐसे क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो बच्चों को पता है इसका आंसर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। देखिए जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं इतना याद रखेंगे, आंसर मैं देखता रहूंगा, आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छापते रहेगा, और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे बस ये जानना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, माखे लखन कुटिल भई भौहें, इस पंक्ति में कौन सा रस है, करुण रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस या भयानक रस। ये श्रृंगार आपका ऐसे लिखाएगा, करुण रस होगा, श्रृंगार रस होगा, रौद्र रस होगा, भयानक रस होगा, ये आपसे पूछा है। माखे लखन, ये सब की बात तब की है जब सीता स्वयंवर हो रहा था और धनुष टूट गया, राम ने धनुष तोड़ दिया, और ये शर्त लगी थी क्योंकि सीता जी जो शिव का धनुष था वो अपने बचपन में खेल खेल में ऐसे हाथ से उठा लेती थी। तो ये हुआ बाकी लोगों का फिर उनके विवाह का यही प्रस्ताव रखा गया कि जो भी ये शिव धनुष को उठा लेगा उससे सीता विवाह कर लेंगे। लेकिन उस सभा में कोई उठा ही नहीं पाया। राम जी गए, तुरंत धनुष उठाए और उसको जैसे नाच चढ़ा रहे थे धनुष खंडित हो गया। परशुराम आ गए, परशुराम क्रोधित थे, परशुराम आते पूछे धनुष कौन तोड़ा, तो पता है आपको ऐसे में लक्ष्मण आगे आते हैं, उन्होंने कहा धनुष मैंने तोड़ा। तो वो समझ गए थे लक्ष्मण के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने राम की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा कि सुनहु राम जो शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नहीं तो मारे जई हैं सब राजा। तब इसमें लखन गुस्साते हैं, तो लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाती मही दिग्गज डोले। और लखन, माखे लखन कुटिल भई भौवें, जब आप क्रोधित होते हैं ना तो आपकी भौवें चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से में, दांत को भींच कर आदमी और स्वर तेज हो जाता है, बात बात में आस्तीन मोड़ने लगता है। तो ये कौन सा रस हो जाएगा आपका, रौद्र रस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रौद्र, क्योंकि यहाँ किसकी बात की जा रही है, क्रोध, इसका स्थायी होता, क्रोध की बात की जा रही है। और लक्ष्मण शेषनाग स्वयं है, परशुराम खुद क्रोध के अवतार हैं। तो राइट आंसर आपका रौद्र रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। देखिएगा ये सब आपका अर्थालंकार में आता है। अर्थालंकार में आपका एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो यहाँ तुलना की जाती है, और जहां संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, सत्यशील स्नेह सुख सागर, ये आपका कौन सा अनुप्रास होगा। उपमा अलंकार में क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार का इलाम मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो सा से सी जिसमें आ जाए, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और रूपक अलंकार का उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा,
शोभा देती उसमें कल्पना क्या रही थी। अलंकार आपको जल्दी पढ़ाएंगे तो उसमें आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां जनु जानो मनु मानो जानहु मानो निश्चय मेरे जान ये सब शब्द आते हैं, वहां कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले कास सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर देखते हैं कौन है। छंद, छंद शास्त्र के प्रणेता। जैसे अब मैं आपको बार बार बताता हूं कि व्याकरण में आप देखेंगे, हिंदी के व्याकरण में आपका गद्य होता है तो उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व्यय निपात खोज लेते हैं। जो पद्य में जो व्याकरण होता है उसको छंद कहते हैं। और छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? आचार्य पिंगल माने जाते हैं, इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पाणिनि संस्कृत के व्याकरण थे, अष्टाध्यायी के लेखक थे, पतंजलि योग प्रवर्तक थे, और मनुस्मृति में आपने देखा मनु जो थे वो थे। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर के बाद इसका आंसर पिंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं? अकृतज्ञ कहते हैं नहीं, जड़ कहते हैं नहीं, संवेदनहीन कहते हैं नहीं, कृतज्ञ कहते हैं। राइट आंसर कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कई बच्चे इसमें पहला वाला ऑप्शन मार देते हैं जो कि पूर्णतः क्या है? गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या? भ्रमर। भ्रमर का मतलब क्या होता है? भांवरा। तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो भांवरा होता है, षटपद होता है, अली होता है, द्विरेफ होता है। ठीक है, द्विरेफ के बाद से क्या होता है? एक बहुत एक इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखेंगे भृंग होता है। भ्रमर हो ही गया, भांवरा हो गया, षटपद हो गया, अली हो गया, द्विरेफ हो गया, भृंग हो गया, और एक शिलिमुख, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब किसका पर्यायवाची है? भंवरा का। अब इसमें से देखिए षटपद हो गया, भंवरा हो गया, भृंग हो गया, बचा क्या? तनय। तनय आंसर नहीं होगा क्योंकि तनय जो है यह किसका पर्यायवाची होता है? पुत्र का। पुत्र होता है, नंदन होता है, तनय होता है, बेटा होता है, सूत होता है, ये सब पर्यायवाची किसका है? पुत्र का। तो राइट आंसर आपका तनय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ओज। ओज का मतलब ये होता है क्या? जिसके चेहरे पर ओज होता है, प्रकाश होता है, तेज होता है भाव। ओज का अनेकार्थी शब्द पूछा है, और पूछा कौन सा नहीं है? तेज, अंधकार, वीरता का आवेश, प्रकाश। तो प्रकाश भी होगा, वीरता का आवेश भी कहते हैं। ओजपूर्ण, ओजपूर्ण की बात करते हैं। अंधकार नहीं होगा क्यों? अंधकार तमस का होता है, तेज। तो ये आपका ये तीनों आंसर है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है। तो जब नहीं पूछ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपका अंधकार यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आपका ओज का अनिकार्थी शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। हवन। हवन जानते हैं ना, जिसमें हवन कुंड बनाया जाता है, उसमें लकड़ी होता है, तो तमाम तरह से यज्ञ किया जाता है। तो ये पूछ रहा हवन, हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। यह क्वेश्चन जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टीजीटी में, यूपी SSSC में और आईएएस तक के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन यह गलत हो जाता है। इसको गलत न करें, इसके लिए हमको क्या करना है ये समझिएगा। हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो हवन सामग्री, वन काष्ठ, समिधा, शुष्क काष्ठ। अब इसमें सबसे अलग लग रहा है समिधा, तो राइट आंसर है समिधा, क्योंकि हवन सामग्री, वन काष्ठ और शुष्क काष्ठ यह इसका अर्थ नहीं है। इसके लिए एक शब्द है समिधा। तो हवन के लिए जो प्रयुक्त होने वाली लकड़ी है उसको समिधा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समिधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, अंधेर नगरी। आपने देखा टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, सुनसान जगह, जहां अंधेरा हो। तो जहां अंधेरा हो वहां अंधकार होगा। सुनसान जगह के लिए आपको पता है सुनसान होगा। अन्याय की जगह राज्य विहीन स्थान, लेकिन इसका आंसर सबसे बेस्ट क्या है? अन्याय की जगह। जहां सब क्या हो? सब अंधेर नगरी हो। मतलब आपको पकड़ लिया गया, आपको सुनाई नहीं गया, आपको तुरंत फांसी चढ़ाया गया, मतलब अंधेर नगरी अपने मन का समझ लीजिएगा इसको। तो जब कभी ये भी आएगा आपका ये मुहावरा या लोकोक्ति, तो इसमें उसका जो अर्थ होता है, जो सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन होता है ना, उसी को चुनते हैं। तो देखिए आज आपका ये जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी का आज पहला प्रैक्टिस सेट मैं लाया हूं, और इसी तरह डेली आपको मिलता रहेगा। एक प्रैक्टिस सेट आपका जीएस का और एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का आपको डेली
मिलता रहेगा। इसी के साथ आज के लिए आपका जो ये आपका प्रैक्टिस लाइव सेशन था ये समाप्त हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को क्या कर रहा हूँ, विराम देता हूँ। और अगले सीरीज में आपको कल जो आपका होगा वो प्रैक्टिस सेट जीएस का और हिंदी का दोनों मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत आप लोग का आभार। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।